हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में पहले तो मैं ये बता दूं कि ये लास्ट वीडियो है क्लास 12th का, जो कि चैप्टर 16 हमने खत्म कर दिया है। सो गाइस, आज हम कवर करेंगे डीफॉरेस्टेशन। एक तो हम डीफॉरेस्टेशन कवर करेंगे और साथ में कवर करेंगे किस तरीके से सॉइल को, है ना, किस तरीके से सॉइल को भी अफेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, तो किस तरीके से हम सॉइल की क्वालिटी अफेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, दोनों पढ़ेंगे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और अपना फीडबैक जरूर दीजिए वीडियो के कमेंट में। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉइल इरोजन से, है ना। देखते हैं कि किस तरीके से सॉइल की क्वालिटी, है ना, खराब हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट चीजें। तो पहला है हमारा सॉइल इरोजन, और उसी के वजह से होता है डेजर्टिफिकेशन, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो गाइस बेसिकली जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन है ना, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। वो सिर्फ बेसिकली एक तो रीजन है कि जो एक्शन पॉल्यूटेंट्स की वजह से, है ना, पॉल्यूटेंट्स की वजह से जो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। साथ में इम्प्रॉपर रिसोर्स, इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन के वजह से भी ये हो रहा है ना। तो सबसे पहले देखते हैं सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन। अब गाइस, होता क्या है कि अगर आप सॉइल देखोगे, है ना, तो ये सॉइल की बहुत सारी ऐसे लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये पूरा सॉइल है। अब इसमें जो सबसे ऊपर वाला लेयर देखते हो आप, वो होता है टॉप सॉइल, है ना। और इस टॉप सॉइल का जो डेवलपमेंट है, ये बहुत ही फर्टाइल होता है। तो इस फर्टाइल टॉप सॉइल का जो डेवलपमेंट है, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, सेंचुरीज लगती है ना। लेकिन ये बहुत आसानी से हम अपनी एक्टिविटी से हटा देते हैं ये लेयर। ठीक है, इस लेयर को डिग्रेड कर देते हैं। क्या एक्टिविटीज हो सकती है वो? अगर हम ओवर कल्टीवेशन कर रहे हैं किसी लैंड में, तो सॉइल इरोशन हो सकता है। अगर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग हो रही है ना, कैटल की ग्रेजिंग, तो भी हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो भी हो सकता है। पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो भी हो सकता है। ठीक है, तो होता क्या इन सारे रीजन से, इन सब के वजह से छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं लैंड के, है ना, जो कि एरिड पैचेस बोले जाते हैं, जहां पर फर्टिलिटी खत्म हो गई है। अब जब ये पैचेस एक्सटेंड करने लगते हैं, है ना, और बहुत बड़े बड़े लैंड तक पहुंच जाते हैं, तो हम बोलते हैं डेजर्ट फॉर्म हो जाता है ना। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। अब गाइस, डेजर्टिफिकेशन इस टाइम पर बहुत ही मेजर एक प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो पहला तो हो गया ये। दूसरा क्या और रीजन है? दूसरे क्या वो है? दूसरा है वाटर लॉगिंग सॉइल में, है ना, वाटर लॉगिंग ऑफ सॉइल जिसको बोलते हैं। और सॉइल में सैलिनिटी बढ़ जाना, सॉल्ट कंटेंट मतलब, है ना, सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाना। अब वो क्या होता है? तो बेसिकली अगर हम इरिगेशन कर रहे हैं, ठीक है, हम इरिगेशन कर रहे हैं, इरिगेशन अगर हम विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वाटर एक्स्ट्रा जो है वो ड्रेन हो नहीं रहा है। उसके वजह से क्या होता है कि सॉइल में वाटर लॉगिंग हो जाती है, सॉइल में वाटर रह जाता है। अब इसके वजह से क्या होता है कि जो वाटर रह गया, है ना, वो क्या करता है, सॉल्ट को सरफेस पे सॉइल के बेसिकली खींचता है ना। अब वो क्रॉप्स को तो अफेक्ट कर ही रहा है, क्रॉप सड़ेंगे अगर ऐसे वाटर लॉग हो रहा है तो। और क्या कर रहा है, सॉल्ट को खींच रहा है सरफेस पे। तो उससे क्या होता है, या तो सॉल्ट डिपॉजिट हो जाएगा, है ना, सॉल्ट डिपॉजिट होने लगता है। ठीक है, और या फिर
वो रूट में, प्लांट के रूट में सॉल्ट कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब सॉल्ट ज्यादा है सॉइल में, है ना, सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है बेसिकली गाइस, कि क्रॉप्स की ग्रोथ ही रुक जाएगी, है ना, या फिर एग्रीकल्चर जो भी आप कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा डैमेज होता है। ठीक है। और गाइस ये वाटर लॉगिंग और सॉल्ट सैलिनिटी की प्रॉब्लम आई ही ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर है। ठीक है। तो ये बहुत मेजर फैक्टर है एक तो ये। अब देखते हैं दूसरा जो हमारा मेन हमें प्रॉब्लम पढ़ना है वो है डिफॉरेस्टेशन का। देखते हैं डिफॉरेस्टेशन क्या होता है ना। अब डिफॉरेस्टेशन की पहले तो डेफिनिशन देखेंगे। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, अब गाइस डिफॉरेस्टेशन बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट वाला एरिया, फॉरेस्टेड एरिया टू नॉन फॉरेस्टेड वंस, है ना। तो फॉरेस्ट वाले एरिया को अगर कन्वर्ट कर दिया जाए नॉन फॉरेस्ट एरिया में तो उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। अब अगर इसका आप एस्टिमेट लगाएंगे, है ना, तो ऑलमोस्ट 40% ट्रॉपिकल रीजन से, ट्रॉपिक से ऑलमोस्ट 40% जो फॉरेस्ट है वो लॉस्ट हो चुके हैं, और टेम्परेट से ऑलमोस्ट 1%। ठीक है। इंडिया की बात करते हैं हम, थोड़ी इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में क्या हालत है। इंडिया में भी हालत कोई अच्छी नहीं है ना। अगर हम सिर्फ 20th सेंचुरी की बात करें तो 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, है ना, इसके स्टार्ट में 30%, अराउंड 30% जो है फॉरेस्ट कवर था, और इसके एंड में ये घट के हो गया है 21.54%। ठीक है। जबकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कहती है हमारी कंट्री की, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये आई थी 1988 में। इसके अकॉर्डिंग, है ना, एटलीस्ट प्लेन्स में, प्लेन्स में 33% होना चाहिए फॉरेस्ट कवर, और हिल्स में 67% होना चाहिए फॉरेस्ट कवर। तो प्लेन्स में भी अगर 33% होना चाहिए, हम तो 30 से घट के 21% पर आ गए, है ना, 21.5% पे आ गए। तो इसका मतलब कि हमें इसको 33% पर ले जाना है। अब गाइस होता कैसे है डिफॉरेस्टेशन, ये देखते हैं। सो बेसिकली बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसके वजह से ये होता है ना। जैसे कि एक रीजन है कि ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड तो करना है, तो एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए। तो हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड बचा नहीं है, अब तो हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट करके और वहां एग्रीकल्चरल लैंड बना लेते हैं। ठीक है। जैसे कि एक उसका ही एग्जाम्पल है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें बेसिकली फार्मर्स पहले फॉरेस्ट का थोड़ा एरिया कट कर देते हैं। ठीक है। तो ट्रीज को कट कर लेते हैं और जो बच जाता है नीचे का पार्ट उसको जला देते हैं। जो ऐश है वो फर्टिलाइजर का काम कर देती है। अब वो लैंड को यूज कर लेते हैं फार्मिंग के लिए या कैटल ग्रेजिंग के लिए। अब कल्टीवेशन करने के बाद उस एरिया को छोड़ देते हैं वो बहुत सारे सालों तक। ठीक है। और रिकवर करने देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और दूसरा लैंड ऐसे ही क्लीन कर देते हैं। ठीक है। पहले क्या होता था कि ये जो एरिया छूट रहा है कल्टीवेशन के बाद, उसको बहुत सारा टाइम मिलता था रिकवर करने के लिए, है ना, तो वो रिकवर कर जाता था। अब क्या है पॉपुलेशन बढ़ने से कि ये रिकवरी फेज बहुत छोटा कर दिया गया है और अब फॉरेस्ट रिकवर कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डिफॉरेस्टेशन के, कॉन्सिक्वेंसेस सबसे बड़ा तो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना, ये इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है कि पहले जो है प्लांट्स ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खींचने के लिए केपेबल थे, अब जब डेजर्ट बनता जा रहा है और जब फॉरेस्ट थे ना, फॉरेस्ट कट डाउन होते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अब कार्बन डाइऑक्साइड ये कहीं जा नहीं रहा है,
और इसके वजह से हो रहा है पॉल्यूशन। इसी ये ग्रीन हाउस गैस है, इसी की वजह से हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, है ना। दूसरी चीज क्या हो रही है, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है इसकी वजह से, है ना। तो बेसिकली क्या है, बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स जो फॉरेस्ट एरिया में ही रह सकते हैं, क्योंकि अब हम वो फॉरेस्ट कट डाउन कर रहे हैं, तो हम उनके उनका बेसिकली जो हैबिटेट है ना, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो फॉरेस्ट में ही रहते हैं वो इंडेंजर हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, है ना। इसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन, ये सब कुछ डिफॉरेस्टेशन के वजह से भी हो रहा है, ठीक है। और इसी के लिए, इसी को सही करने के लिए गाइस आया रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है कि आप फॉरेस्ट जो कभी पहले था, जिसको रिमूव कर दिया गया है, उसको वापस से रिस्टोर करना, फॉरेस्ट को वापस से रिस्टोर करना को रिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। अब डिफॉरेस्टेशन, जो डिफॉरेस्ट किया गया है, जहां पर फॉरेस्ट क्लीन किया गया है, वो एरिया को अगर छोड़ दिया जाए तो रिफॉरेस्टेशन खुद से हो जाता है ना। लेकिन उसको स्पीड अप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे पेड़ लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब गाइस, बहुत सारे ह्यूमंस ने इसको रोकने की भी कोशिश करी, है ना। बहुत सारी जगह पे इसको रोकने की भी कोशिश करी। तो वैसा ही एक मूवमेंट जो फेमस है वो है चिपकू मूवमेंट। ये गढ़वाल के हिमालय में 1974 में हुआ था। और क्या करा कि वहां लोकल जो औरतें थी, उन्होंने ट्रीज को बचाने के लिए कि उसको कट न किया जाए, उसको हग करके वो खड़ी हो गई, ठीक है। और वो तब तक खड़ी रही जब तक कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे ट्रीज को कट करने के लिए, वो वापस नहीं चले गए। और ये मूवमेंट एज चिपकू मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, है ना। इसके अलावा गाइस, अब गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि जो है लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना इस फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। तो उन्होंने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, है ना, ऐसे करके कॉन्सेप्ट लेकर आए 1980s में। इसमें क्या होता है कि वो लोकल कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं, है ना, सो दैट वो जो लोकल कम्युनिटीज के लोग हैं वो प्रोटेक्ट और मैनेज कर सके फॉरेस्ट को। और उनको रिटर्न में क्या होता है कि वो बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स दे देते हैं, जैसे फ्रूट्स, गम, रबर, मेडिसिन, है ना, ये सारी चीजें दे देते हैं। अब उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि लोगों को अपने खाने का कुछ सामान मिल जाएगा, मे बी वो सेल कर सकते हैं इन सारी चीजों को, है ना। तो वो सस्टेन कर सकते हैं कहीं ना कहीं इसके थ्रू, ठीक है। उसी तरीके से गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड शुरू किया फॉर इंडिविजुअल्स, है ना, या कम्युनिटीज को रूरल एरियाज से, जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और डेडिकेशन दिखाया है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ने लोकल कम्युनिटीज के लिए जो यूज किया। तो गाइस, ये पूरा हमारा टॉपिक डिफोरेस्टेशन का है, जिसके बारे में हमने बात कर ली, है ना। और इंडिविजुअली सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसके लिए काम भी करें। सो गाइस, इसी के साथ हमने डिफॉरेस्टेशन का टॉपिक भी खत्म कर दिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया है गाइस, तो वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और गाइस, ये हमारा लास्ट टॉपिक था क्लास 12th का। इसी के साथ हमने क्लास 12th एनसीईआरटी सीरीज खत्म कर दी है। और बहुत जल्दी मैं लाइव सीरीज भी लेकर आऊंगी। बट आई होप आपको ये वीडियो समझ आए होंगे। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी बोर्ड्स और नीट की। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, कीप डूइंग वेल, एंड आई होप यू एस बोथ द एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।